किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम बात करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की। तो आज इसी सिलसिले में हमारी पूरी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम के खवासपुर गाँव में, और आज हम पशुपालन के अंतर्गत बात करने वाले हैं मिनी डेयरी फार्मिंग की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय द्वारा छोटी डेयरी खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। छोटी डेयरी के लिए औसत से अधिक दूध देने वाली क्रॉस ब्रीड गाय, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी या भैंस रखनी होगी। मिनी डेयरी में 10 दुधारू पशु रख सकते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अनुसार आपको डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% का अनुदान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग को 33% का अनुदान देय है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना में अनुदान अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दिया जाएगा। एक पशु के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17,750 रुपए का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 23,300 रुपए प्रति पशु की है। सामान्य जाति के पशुपालक को 10 दुधारू पशुओं की मिनी डेयरी खोलने पर 1,77,000 रुपए का अनुदान मिल सकता है। तो अभी आपने देखी ये विशेष रिपोर्ट। अब आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय कराते हैं जो हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण यादव, जो कि प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी पशु विज्ञान केंद्र गुरुग्राम लुवास हिसार से हैं, और जो दूसरे हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव, उपमंडल अधिकारी पशुपालन एवं डेयरी विभाग गुरुग्राम हरियाणा। और अब आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं हमारे अधिकारियों का, और मिनी डेयरी फार्मिंग के संबंध में कुछ जानकारी सबसे पहले हासिल करते हैं। मिनी डेयरी स्कीम हमारी चली हुई है, उसमें सबसे पहले तो हम कंडीशन देखते हैं कि भाई हम कौन से पशुपालक हैं जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 18 से 55 साल के बीच जिनकी उम्र है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, और इसका अप्लाई करने का तरीका सरल हरियाणा.gov.in ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो अपने अंत्योदय केंद्र या अटल सेवा केंद्र इन पर जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उनको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी, एक कैंसल्ड चेक, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से एक, और एक बैंक से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक से लेना होता है। ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्कीम अनुसार। 3 भैंसों से लेकर 50 भैंसों तक की स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जो फ़िलहाल अपने प्रदेश में चली हुई हैं स्कीमें। वो एप्लीकेशन जैसे ही हमारे पास पशुपालन विभाग के पास आएगी, हम उसको एक बार देख लेंगे कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, ये एलिजिबल है। हम वो एप्लीकेशन बैंक में भेज देते हैं। बैंक अपनी तरफ से एक सैंक्शन लेटर जारी करता है। सैंक्शन लेटर जारी होने के उपरांत हम उनके पशुओं की खरीद करवाते हैं, और ख़रीद होने के उपरांत हर 3 महीने बाद उनका इंटरेस्ट सबवेंशन बिल, यानी बैंक जो ब्याज लगाता है उनको, वो बिल हमें प्रस्तुत करेंगे विभाग को। और 3 पशुओं से लेकर जो 20 पशुओं की डेयरी है उस पर 85% जो भाग है, अंश है, 85% ब्याज का जो अंश है वो पशुपालन विभाग द्वारा सीधे उनके खाते में दे दिया जाता है। बड़ी डेयरी जो है 21 से 50 पशुओं की जो डेयरी है उनमें 75% जो है ऋण का जो अनुदान है वो हम देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर जो कि बहुत बड़ी वृहद मार्केट है, जो खासकर गुरुग्राम के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, ये जो मिनी डेयरी फार्मिंग के द्वारा इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूध और दूध के जो अन्य पदार्थ हैं, वैल्यू एडिशन के द्वारा, जो आप कह सकते हैं कि मूल्य संवर्धन के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, जो पशुपालक भाई हैं, आप छोटी छोटी जो है डेयरियाँ स्थापित करके, कमर्शियल डेयरी स्थापित करके, जिसका वे प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। हमारे जो पशु विज्ञान केंद्र गुरुग्राम है, जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा गुरुग्राम है, ये समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं, तो इससे ये लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी माताएं बहनें हैं, जैसे घर पे सभी फ्री रहती हैं, तो फिर ये अपना गाय भैंस का काम भी करती है, और इनसे इनके दूध की जैसे जो बचत होती है उनसे अपने आर्थिक जो खर्चे होते हैं वो अपने पूरे करती है। लेकिन
लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि अभी इतनी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लेडीज़ अकेली इतनी मार्केटिंग तो कर नहीं पाती है। तो इसमें मैं एक बहन को ये कहूँगा कि आपके जो कोई जो घर के अंदर जो लड़के हैं, जो कोई देवर है, जेठ है या दूसरा कोई मेल मेंबर है, आप उनको साथ सहयोग लें उनका, जो मान लो बेरोजगार है और पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा भी है, वो जाके जो होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या दूसरे कॉलेज के या दूसरे इंस्टीट्यूट संस्थान हैं, उनके आसपास के अंदर जो कैंटीन वगैरह हैं, दुकानें हैं, उनसे कांटेक्ट करें। और उससे पहले मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने दूध के लिए, दूध के और दूध के पदार्थ, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो ये रखता है कि स्वच्छ तरीके से और निरोगी तरीके से दूध का उत्पादन जो है वो, जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो पशुओं से किस तरह से हासिल कर सकती है। तो किस तरह का जो आहार है वो उन्हें देना चाहिए जिससे कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हो सके, निरोगी दुग्ध उत्पादन मिल सके। आहार जो है पशुओं का संतुलित होना चाहिए। जैसे सभी जानते हैं, जो मेन जो पशुपालन में खर्चा है आहार के ऊपर ही है। 70 से 75% जो खर्चा है पशुपालन में वो आहार के ऊपर है। जितना सस्ता और संतुलित आहार बना पाएंगे उतना ही आपका जो पशुपालन व्यवसाय है वो किफ़ायती बनेगा। तो इसके अंदर मैं जैसे बार बार इनको कहता हूँ कि 2 टाइप के आहार होते हैं, एक ऊर्जा वाले और एक प्रोटीन वाले आहार। प्रोटीन वाले आहार की जो कैटेगरी है उसमें जितने भी दलहनी जिनस हैं, जैसे आपके है मटर का दाना है, चने का चूरी है और दूसरे दालें आती हैं। क्योंकि दालें तो महंगी हैं, लेकिन उसमें कोई अंडर साइज छोटा टुकड़ा मंडी का जहार का है या कटे फटे टुकड़े हैं जो सस्ता मिल जाए वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने भी खड़ियाँ हैं, जो ऑयल सीड के जिनको बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, तो ये जो है बनौली खड़ है, आपकी सरसों की खड़ है, सूरजमुखी खड़ है, तिल की खड़ है, मूंगफली खड़ है, तो ये जो है प्रोटीन वाले आहार की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा ऊर्जा वाले आहार, जिसके अंदर जितने भी मोटे अनाज हैं, आपका गेहूं है, चावल है, मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, जई है, ये 6-7 जो है मोटे अनाज हैं। तो इसमें जो प्रोटीन वाला आहार है उसके अंदर 1/3 वो और 2/3 का जो है ऊर्जा वाला आहार होना चाहिए। और इसके साथ 50 से 100 ग्राम प्रतिदिन जो है पशुओं को खनिज मिश्रण, 25 से 50 ग्राम कॉमन साल्ट है, सादा नमक, तो ये इस टाइप का जो आहार पशुओं को दें। और कितना दें ये हम जो रिकमेंड करते हैं, भैंसों के अंदर 2 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना और गाय के अंदर 2.5 किलो दूध के ऊपर 1 किलो दाना। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में खासतौर से बात कर रहे हैं पशुपालन के अंतर्गत मिनी डेयरी फार्मिंग और पशुपालन के संबंध में जो अन्य विषय हैं उन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हरियाणा राज्य में पशुपालन आय सृजन, रोजगार और बेहतर पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फसल पैदावार और खेती भूमि में कमी से पशुपालन का महत्व बढ़ रहा है। पशुपालन विभाग हरियाणा पशुधन स्वास्थ्य और प्रजनन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। विभाग आनुवांशिकता सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। राज्य के पशुपालकों और किसानों को आम जनता और आर्थिक समृद्धि के लिए पोषण सुरक्षा प्रदान करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है। पशुपालन विभाग हरियाणा की ओर से मिनी डेयरी, हाईटेक डेयरी, मोरा भैंस विकास और देसी गाय विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मिनी डेयरी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। मिनी डेयरी के लोन पर ब्याज में 85% तक की छूट दी जा रही है। सरकार ने 5, 10, 20 व 50 दुधारू गाय या भैंसों की डेयरी पर लोन पर ब्याज में 75% की छूट का प्रावधान दिया है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए मिनी डेयरी, भेड़ बकरी और सूकर पालन के ऋण पर 50% का अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने देखी है खास रिपोर्ट। अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्यों कई बार खासकर
गर्मियों के अंदर, चौमासे के अंदर जो है कंटेमिनेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार दही की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो उसके अंदर जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, उसके जो टेम्परेचर है वो सही होना चाहिए दही जमाने के लिए। उसका जो है कल्चर है, वो जामन जो लगाते हैं वो सही होना चाहिए, सही स्ट्रेन होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करके होता है। तो इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट हैं, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो सही तरीके से करें, तो आप स्वस्थ दूध और स्वस्थ प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। फिर उसकी मार्केटिंग करें, आपके पास मार्केट की कोई कमी नहीं है। पशुओं में कई दफ़ा थन मोटे हो जाते हैं, पता नहीं क्या कारण होता है। जो चारों थनों में से एक दो थन मोटे हो जाते हैं और जिसमें दूध भासा भर जाता है, उसमें दूध निकालने में बड़ी परेशानी होती है। अगर इसमें दूध सही है, दूध में कोई खारापन नहीं है, कोई गिट नहीं है, अगर कोई खून नहीं है, तो ये अडर ओडिमा है। ये आमतौर पर जब पशु ताज़ा ब्याता है तब उसमें वो एक तरह का पानी सा इकट्ठा हो जाता है। अगर दूध साफ़ है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, वो अपने आप भी वक्त के साथ वो पानी उतर जाएगा। अगर आप उसको जल्दी ठीक करवाना चाहते हैं तो इंजेक्शन एविल 10 ml और इंजेक्शन लैसिक्स 6 ml ये हम 3 दिन लगवा देंगे तो वो पानी साफ़ हो जाएगा। और जो आप समझ रहे हैं कि भाई ये गुद्दा सा इकट्ठा हो गया, ये समस्या आ रही है, तो वो ठीक हो जाएगी। पर इसमें सबसे बड़ी जो सावधानी है, थनैला जो रोग है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है पशुओं के लिए। जो सबसे ज़्यादा दूध पे जो असर डालता है पशुओं में थनैला रोग, तो ये अगर उसमें है तो फिर उसका इलाज दूसरी तरीके से होगा। उसमें हमें पूरे इलाज पे अगर जाते हैं तो उसका थोड़ा सा दूध का सैंपल लेके हमें उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लेना चाहिए। हमें बीज के बारे में भी बताओ जी, जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी कोई बात है भी बताओ। इनके बीज की जहाँ तक बात है, तो जो आप कृषि विज्ञान केंद्र से और कृषि विभाग हरियाणा की तरफ उनसे मिल सकते हैं, या जो स्टेट के HSDC जो विभाग है उससे आप अच्छी जो बीज है जई के, बरसिम के, वेटरनरी जो आपका पशुपालन विभाग उनके पास भी बरसिम का और जई का बीज आता है। आप कृषि जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, वहाँ से बीज मिलता है। पशुओं का नस्ल सुधार जो है वो किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन है वो करवा सकते हैं, जिससे कि उनको अच्छा जो दूध का उत्पादन है वो प्राप्त हो सके? पशुपालन विभाग की तरफ से अब सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारी सभी संस्थाओं में पहुंच गया है। HF नस्ल की जो गायें हैं अपने, उनके लिए HF का सेक्स सॉर्टेड सीमन है। वो अपने देसी नस्ल की जो गायें हैं, HF है या अपनी गिर, ये अपने साहिवाल या गिर हैं, उनमें अपने लगवाएं तो नस्ल सुधार का इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं आ जाएगा। जी, पशु क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या है पशु क्रेडिट कार्ड, किस तरह से जो हमारे किसान हैं उसका लाभ ले सकते हैं? क्योंकि पशुपालकों के साथ कई बार समस्या आ जाती थी कि भाई छोटे मोटे खर्चे के लिए उनको फिर इधर उधर दौड़ना पड़ता था। अब 1,60,000 रुपये तक की बिना कोई सिक्योरिटी दिए आपका पशु किसान क्रेडिट कार्ड आपके नज़दीक जो भी बैंक है उसमें जाकर आप बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने पशु जो भी आपने पाल रखे हैं, गाय या भैंस है, आपको अपने नज़दीक पशु चिकित्सक के पास जाकर उस पशु का इंश्योरेंस करवा के, और हाइपोथिकेशन जिस बैंक का आप पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं वहाँ से हाइपोथिकेशन उसके बैंक के नाम करवा के, और वो आप इंश्योरेंस करवा के, और उसका एक एनिमल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी पशु चिकित्सक के माध्यम से बन जाएगा। ये डॉक्यूमेंट लेकर आप बैंक में जाएंगे तो वो बैंक मैनेजर आपको फॉर्म दे देगा जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म होता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप भरकर दे देंगे तो आपको वो कार्ड बन जाएगा जिसका आप ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और विशेष रिपोर्ट। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बनाने की यूनिट लगाने के लिए भी अनुदान है। योजना के तहत आप दुग्ध उत्पादन प्रोसेसिंग उपकरण अनुदानित मूल्य पर खरीद सकते हैं। दुग्ध उत्पाद प्रोसेसिंग उपकरण खरीद पर 25% का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 33% होगी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए मिल्क कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सामान्य वर्ग के आवेदक को 25% का अनुदान है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अनुदान राशि 33% रहेगी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। अब आइए कार्यक्रम में चर्चा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और आज हम पशुपालन के संबंध में जो है वो कुछ चर्चा जो है वो अपने आज के कार्यक्रम में कर रहे हैं। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे किसान भाई बहनों का और देखते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है, क्या शंकाएं हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कई दफ़ा पशु को प्रजनन में बड़ी दिक्कत आती है। वो कई दफ़ा होता है आगे के नए दूध के होने के लिए, लेकिन फिर भी वो आगा का डटता नहीं। पशु जब हीट में आता है तब उसके जो बाड़वे हैं वो ही मालिक अगर देख ले थोड़ा सा ध्यान से, अगर बाड़वे ज़्यादा डाल रहा है, गाढ़ा डाल रहा है, उसकी साइकिल इरेगुलर है, 21 दिन की बजाय वो 10 दिन में दोबारा बोल रहा है या लंबा टाइम ले रहा है, तो ये अगर 21 दिन से ज़्यादा ले रहा है, हाँ, तो वो सिस्ट बन जाती है कई बार। तो वो ये देखने वाली बात है कि भाई उसका कारण क्या है। ना रुकने का जो कारण है आमतौर पर जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, डेयरी को घाटे में 2 ही समस्याएं लाती हैं, या तो थैलेला या मेट्राइटिस, जिसको बच्चेदानी में इन्फेक्शन कहते हैं। बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने की वजह से दूध की मात्रा भी कम हो जाती है और समय पर अगर धीरे नहीं हो रहा है तो वो फिर आगे फिर घाटे का सौदा बन जाता है। तो हमें सावधानी क्या रखनी है कि भाई बच्चेदानी भी स्वस्थ हो और ओंडी भी स्वस्थ हो। बच्चेदानी में दिक्कत कब और कैसे हो सकती है, मैं इस विषय पर बात करना चाहूँगा। बच्चेदानी में समस्या का पहला कारण होता है पशु जब फूल दिखाता है ब्याने से पहले, उसके ऊपर रेत, माटी, गंध या जो भी कीटाणु, अगर हवा में भी कीटाणु वो भी लग जाएंगे और वो पशु जब ब्याएगा तो उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये पशु जब आगे बोलेगा, आऊँ में आएगा और उसको अगर हमने बीज रखवा दिया तो वो पशु ज्ञापन नहीं रुकेगा। जैसे ही आपका पशु ब्याता है उसकी अपनी तारीख नोट करो, भाई फलानी तारीख, आज इस तारीख को ये ब्याया है, 21 दिन में उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। 21 दिन में वो बाड़वा डालेगा, आइडिया ले लो भाई ठीक है, साइकिल पूरी 21 दिन की है। उसके बाद में उसका जो डिस्चार्ज है, अगर आप अपने पास ही आपके पास ब्याया तो आपको पता होगा कि भाई इसमें फूल की समस्या थी, जेर की समस्या थी, या ब्याते टाइम इसके इन्फेक्शन हुआ है, या और किसी वजह से भाई इसके जो डिस्चार्ज है जो वो गंदा है, तो उस पशु को धीरे मत करवाओ, उसका पहले इलाज करवाओ। और स्टेज ऑफ हीट जो बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान है, वो जितना टूटते आऊँ होगा उतने उसके रुकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सफाई से बीज रखा जाए, बीज सही हो, रखने वाला सही हो और पशु की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन ना हो और टूटते हैं वो बीज रखा जा रहा है तो 99% वो पशु रुक जाएगा। यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल का प्रबंध किया जाए। यहाँ नज़दीक वैसे तो उपमंडल मेरा गुरुग्राम है, ये उपमंडल पटौदी में आ गया, पर यहाँ इस साइड एक तो मेरे ख्याल आपका पातड़ी जीवीडी है, अपने फरुख नगर है, जमालपुर अपनी जीवीडी है। सर क्या है कि कई बार भैंस बहुत ज़्यादा उसके दूध से चढ़ आती है, मतलब गांठ सी, और उसमें थोड़ा थोड़ा खून भी दिखाई देता है उन चढ़ों के अंदर ही। 10 दिन दवाई दिला देते हैं, ठीक हो जाती है, 10 दिन बाद फिर आनी शुरू हो जाती है। कई भैंस तो पूरे ब्यात ही ऐसे ही चलती हैं। थैलेला रोग है। थैलेला का जो शुरू में लक्षण आएगा वो थनों पे सोजन भी हो सकता है, थनों पे लाली भी हो सकती है, दूध में गिटक भी हो सकती है, दूध में खून भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है, सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस कहते हैं, उसमें बाहर से कोई भी लक्षण नहीं नज़र आएगा आपको, ओंडी नॉर्मल है, थन भी नॉर्मल है आपके, परंतु दूध की मात्रा कम होती आ रही है। तो ये सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है। उसका एक साधारण सा तरीका आप
दूध को थोड़ा सा लेके अगर चाखेंगे, हर एक तन का थोड़ा थोड़ा दूध चखेंगे तो उसमें थोड़ा खारापन नज़र आएगा। जिस थन में आपको इन्फेक्शन होगा उसमें दूध का खारापन नज़र आ जाएगा। या अलग करके गर्म करेंगे तो वो दूध फटेगा। या अपनी दूध चेक करने की एक स्ट्रिप आती है, मैस्टिलेप एक मल्लम है उसके साथ आती है, या मेमिडियम पाउडर है जो इस बीमारी में यूज़ करते हैं उसके साथ आती है। उसका साधारण सा तरीका है कि हर एक थन की एक एक पर्ची पर उसकी दूध की धार मारेंगे तो वो पर्ची का रंग बदल जाएगा। तो ये आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इस थन में इन्फेक्शन है। और जैसे ही आपको पता चले कि भाई थनैला रोग हो गया है, उसका इलाज हमें तुरंत शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम देर करेंगे तो जो ऊपर दूध बढ़ने की जगह है, जहाँ दूध बढ़ना है, वो ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से उतने दूध पे पशु फिर नहीं पहुँच पाता। तो थनैला बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत इलाज शुरू हो जाना चाहिए। जो थन है उसको अच्छे से धो लेना चाहिए। अगर थोड़े बहुत हम एंटीसेप्टिक यूज़ कर लें, जैसे लाल दवाई साधारण सी अपनी पोटाशियम परमैंगनेट आती है, 10 रुपए में छोटी सी पुड़िया आ जाएगी। एक चूंटी अगर उस पोटाशियम परमैंगनेट की हम 1 गिलास पानी में डाल लें और उससे थन धो लें और अपने हाथ धो लें तो थनैला से बचाव हो जाएगा। दूध निकालने के बाद में भी हम थनों को धो सकते हैं उसी दवाई से। और फिर पशु को दूध निकालने के बाद में कम से कम 20-25 मिनट तक बैठने मत दो, क्योंकि थन का जो छेद है वो खुल जाता है दूध निकालते टाइम, जो वाल्व है वो खुल जाता है और उसमें से कीटाणु जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो गाय भैंस होती है वो चक्कर काटने लग जाती है जैसे ठंड में, तो हम जो दवाई देते हैं उनसे भी वो असर नहीं होता है। लेकिन उनके पता नहीं पेट में दर्द होता है, क्या होता है, वो बहुत सारे चक्कर काट काट के ठंड में जैसे खड्डा सा कर देती है, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। कई बार पशु स्ट्रेस में किस लिए आता है, या उसका एकदम से दाना बदल दें, उसका टाइम बदल दें, धूप छांव का ध्यान नहीं रखते हैं, पानी टाइम पर नहीं करते हैं, टाइम पर मान लो ज़्यादा गर्मी है या सर्दी है तो मेरे ख्याल से, या उसके कोई टाइम पर आपको पूरा आहार नहीं दिया, चारा नहीं दिया, तो पशु पर स्ट्रेस पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है जो आम जो है चक्कर काट रही है, इस टाइप की फीलिंग है। तो मेरे ख्याल में आप यदि उसका सही टाइम पर आहार दें, सही आहार दें, गर्मी सर्दी का ध्यान रखें, पानी स्वच्छ और शुद्ध पानी दें, उसको संतुलित आहार दें, संतुलित चारा दें और गर्मी सर्दी का ध्यान रखें और पशु स्ट्रेस में नहीं आएगा। उसको कंफर्ट जो है उसका कंफर्टेबल का लाइफ दें, उसको कंफर्ट का ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल में ऐसे पशु है जो है विचलित नहीं होगा। तो बाकी जो है जहाँ तक मार्केटिंग की बात जो है वो बार बार वो मैं कह ही रहा हूँ कि आप जो अपने परिवार के दूसरे सदस्य हैं, जो भाई जिनके घर में जो मेल मेंबर हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनकी मदद लेके आप डाइट जो कंज्यूमर तक पहुँचें। आप बार बार मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अपने प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन कराएं और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं जो मार्केट आपके जो इसकी NCR की। और दूसरा जो मैं जो पशु पालन के जो व्यवसाय में आपका जो दूध का और दूध के पदार्थ बनाने की बात है, उसका मैंने जो अभी बताया, अभी ट्रेनिंग हम 4 तारीख से शुरू कर रहे हैं। उसमें डेयरी टेक्नोलॉजी में जो है दूध और दूध की जो प्रोसेसिंग ऊपर पदार्थ के ऊपर लेक्चर होंगे 2-3, तो आप उसमें आ जाएं और आपको वहाँ पर लेक्चर की जो है दिलवा देंगे, ट्रेनिंग दिलवा देंगे। ज़्यादा नहीं है, 1-2 घंटे के लिए आ जाएँ। वो आना पड़ेगा अपने खुद के खर्चे के ऊपर, क्योंकि वो दूसरी जगह है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो वहाँ आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थनैला रोग का जो टेस्ट है जी कहाँ करवाया जाए? देखो, फिलहाल कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हमारा जो पशु रोग निदान जो प्रयोगशाला है जिला स्तर पर जो होती है, वहाँ हम ये सुविधा स्टार्ट करवा रहे हैं। वहाँ जो दवाइयाँ वगैरह चाहिए, डिस्क वगैरह जो एंटीबायोटिक्स की चाहिए वो प्रोक्योर कर ली। जल्दी ही यहाँ हमारी जिला वाली जो प्रयोगशाला है, डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब जो है, यहाँ शुरू करवाने जा रहे हैं हम ये। तो इसके साथ ही हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से करेंगे मुलाकात एक नए गांव और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।